नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आपने तमाम एक्सपर्ट्स या रिपोर्ट्स में यह सुना होगा कि कोविड ने रियल्टी सेक्टर की कमर तोड़ दी है, और यह सच भी है, लेकिन आधा सच है। जिन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट फंसे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स ने दिक्कतें झेली हैं, या जो डेवलपर्स आज भी फंड की कमी से जूझ रहे हैं, वो असंगठित अनियमित डेवलपर्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट की बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। लेकिन कोविड काल में रियल्टी सेक्टर में दूसरा पहलू भी देखने को मिला है। लिस्टेड, ब्रांडेड और साफ छवि वाले डेवलपर्स ने कोविड टाइम में दमदार बिक्री की है। इसी का नतीजा है कि जो अनसोल्ड स्टॉक है वो करीब 6 साल का था पहले, वो अब घटकर 18 से 20 महीने का बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के टॉप 7 शहरों में ब्रांडेड डेवलपर्स ने भारी मात्रा में लैंड बैंक तैयार किया है। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की रिपोर्ट की माने तो इन 7 शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बिल्डर्स ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए 1757 एकड़ से भी ज्यादा जमीन खरीदी है। बड़ी बात यह है कि इसमें करीब 70% जमीन रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए खरीदी गई है। यानी आने वाले वर्षों में आपको इन शहरों में भारी मात्रा में घरों की सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो लैंड बैंक की भारी खरीदारी के पीछे की कहानी क्या है, किन शहरों में कितनी जमीनें खरीदी गई हैं, किन डेवलपर्स ने कितनी जमीनें खरीदी हैं, कहां कितनी सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, इन्हीं बातों पर होगी आज की चर्चा। हमारे साथ हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर, रिसर्च हेड एनारॉक प्रॉपर्टीज। आशीष नारायण अग्रवाल है हमारे साथ, फाउंडर एंड सीईओ प्रॉपर्टी पिस्टल। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुकरेजा, सीईओ होमिफाई.in। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल प्रशांत ठाकुर साहब आपसे ही होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है आपकी, उसके हाइलाइट्स क्या है? नमस्कार दीपक जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के समय जितने भी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं उनके लिए समय काफी अच्छा रहा है, और इसी के संदर्भ में हमने जो रिपोर्ट निकाली है जो फोकस करती है लैंड बैंक किसने कितना लिया है। तो एक चीज जो सामने निकल कर आई है कि एमएमआर रीजन में सबसे ज्यादा डेवलपर्स ने लैंड बैंक एक्वायर किया है, और उसके बाद आपका गुड़गांव है। तो ये दोनों शहर में अगर आप देखिए एमएमआर खास करके, जहाँ पे हमेशा बोलते आए हैं कि रेरा काफी स्ट्रांग रहा है, जिसकी वजह से बायर्स का कॉन्फिडेंस काफी रहा है, काफी ग्रेड ए डेवलपर्स इस रीजन में मौजूद है। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि डेवलपर्स यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले फ्यूचर को लेकर, और उन्होंने लैंड बैंक अच्छा खासा एक्वायर किया है। अगर आप देखिए तो कोलकाता में भी लैंड बैंक और बैंगलोर, हैदराबाद सभी शहरों में हुआ है, पर अगर मुख्यतः देखा जाए तो एमएमआर और गुड़गांव रहा है। 70% आपने जैसा सही बोला कि रेजिडेंशियल के लिए है। हालांकि अच्छी खासी जमीन आप देखिए लॉजिस्टिक और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क के लिए भी ली गई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अभी का जो लैंड बैंक एक्विजिशन इनका स्ट्रैटेजी देखें, और इनसे अगर आप इन्फर करने की कोशिश करें कि डेवलपर्स किस तरफ सोच रहे हैं एज स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे ख्याल से इट इज मोर ऑफ अ मिक्स्ड अप्रोच ये ले रहे हैं, जहां पर रेजिडेंशियल डेफिनेटली एक मेजर पोर्शन रहेगा, पर ऑल्टरनेट एसेट क्लास भी मेरे ख्याल से काफी बढ़ने वाला है। अब जैसे आप देखिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भी करीब 135 एकड़ की जमीन गुड़गांव में ली गई है। 432 करोड़ के लगभग रुपए की जमीन, जो कि 140 एकड़ की है, लॉजिस्टिक पार्क के लिए फ्लिपकार्ट ने गुड़गांव में लिया है। और उसके अलावा रेजिडेंशियल आप देखिए मुंबई, हैदराबाद, नोएडा में काफी अच्छे तरीके से स्पैन है। तो मोटा मोटी हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही वेल बैलेंस स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, और इसके पीछे ये भी कारण है कि जैसा हमने पहले कहा है कि ग्रेड ए डेवलपर्स जो कि काफी कॉर्पोरेट अप्रोच से फॉलो करते हैं हर लॉन्च को, वो अभी मार्केट में एक्टिव है। सो इसी के संदर्भ में आपको ये लैंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी भी इनकी जो है उसी को दर्शाती है। आशीष नारायण जी, आपके पास आएंगे। मेजर लैंड डील्स एनसीआर में भी हुई हैं, तो जिन डेवलपर्स ने लैंड परचेस किया है उनमें डेवलपर्स पूरे स्टेक के साथ परचेस कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ा हुआ है? क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? इसमें दोनों तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादा करके डेवलपर्स का अगर हम देखें तो जॉइंट वेंचर वाली जो पार्टनरशिप हो रही है उसमें भी काफी डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आउटराइट परचेज में जहां ऑप्शन मिल रहा है डेवलपर को और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स वर्क कर रही है, नंबर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो प्रिफर कर रहे हैं कि आउटराइट, और उनके पास फंड है तो वो प्रिफर कर रहे हैं कि वो आउटराइट परचेज में चले जाए। बट जहां पे अच्छी पार्टनरशिप्स स्ट्राइक करने को मिल रही हैं और पार्टनर का ट्रैक रिकॉर्ड उनको अच्छा देखने को मिल रहा है, तो उस चीज में वो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के लिए भी ओपन है।
और अभी मेरे को लगता है इंडिया लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो जो कॉर्पोरेटाइज डेवलपर्स की तरफ प्रशांत जी ने अभी बात की, तो उनका जॉइंट वेंचर वाला जो मॉडल है वो काफी इवॉल्व हो चुका है। उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग है, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में विद जॉइंट वेंचर्स, तो वो काफी मैच्योर और काफी इवॉल्व हो चुका है। एंड दे अभी जैसे हमारे हिंदी में कहावत है कि दूध का जला फूक फूक के पीता है, तो वो अब उनको पार्टनर्स को इवेलुएट करना बहुत अच्छे से आ गया है और ड्यू डिलिजेंस करना उनको अच्छे से आ गया है। तो आई थिंक दे आर स्टिल, द जॉइंट वेंचर मॉडल इज वर्किंग एंड इट इज कैचिंग अप विद अदर डेवलपर्स ऑल्सो। तो बट यस, आई वुड से कि अगर गिवन अ चॉइस, इफ दे आर गेटिंग आउटराइट परचेज लैंड and जी their profitability matrix is working, so they are preferring the outright purchase route. आशीष कुकरेजा जी, आपके पास आएंगे। पोस्ट कोविड हमने के शेप रिकवरी जो देखी है उसमें ज्यादातर मार्केट शेयर लिस्टेड प्लेयर्स का बढ़ा है, लेकिन लैंड बैंकिंग में नॉन लिस्टेड प्लेयर्स का स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो डेटा हम एनरॉक का देख पा रहे हैं उसमें भी साफ है कि नॉन लिस्टेड प्लेयर्स ने ज्यादा लैंड बैंक तैयार किए हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं इससे? देखिए, अभी आप अगर लोधा का QIP समझेंगे तो उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कैसे वो जेवीज में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। तो मार्केट पहले ये बात करता था कि लैंड बैंक कितना है, अभी इस चीज को नेगेटिव स्टेटमेंट माना जाता है दीपक जी, कि लैंड बैंक ज्यादा लेकर अगर कोई बड़ा दिग्गज लिस्टेड प्लेयर बैठा है तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता। जो अभी आशीष जी और प्रशांत जी बता रहे थे कि जो वेलोसिटी से बड़े प्लेयर अब सेल्स कर पा रहे हैं वो एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो इसीलिए लिस्टेड प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा JDA में और इस तरफ बढ़ रहे हैं। और जो कुछ प्लेयर्स की लेगेसी है वो डिस्ट्रेस एसेट्स बहुत अच्छे से बाय करते हैं, उन्होंने दिग्गज है वो इस आज से नहीं काफी सालों से हैं। तो वो लोग फिर जो लिस्टेड नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो लिस्टेड नहीं है और लैंड बैंक के मामले में बहुत तेज माने जाते हैं, तो वो फिर बाय कर रहे हैं। लेकिन लिस्टेड स्पेस में जब आप गए और अब इतने सालों बाद जब रियल एस्टेट एनालिस्ट बढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई सेक्टर को देखने को तैयार नहीं था, अब देख रहे हैं तो वो यही देखते हैं कि सिंपल कैश फ्लोज कैसे समझ में आ रहे हैं। ज्यादा लैंड है तो प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है। प्रशांत जी, ये जो जमीनें खरीदी गई हैं इनमें हम आपकी रिपोर्ट को देखें तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक ही जमीन खरीदी गई है, ज्यादातर जमीन डेवलपर्स ने आपस में खरीदी बेची हैं। तो इससे क्या समझा जाए? देखिए, मेरे ख्याल से काफी हैंड होल्डिंग हुई है इंडस्ट्री के अंदर में। बहुत सारे जो डेवलपर्स थे जिनके पास शायद कैश फ्लो की कमी थी, उनके पास एक वायबल लैंड पार्सल था, और कोई एक ऐसा डेवलपर है जिसके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं पर लैंड बैंक नहीं है, तो दोनों साथ में इकट्ठा है। तो एक तरह से ये जो क्लेंजिंग ऑफ सेक्टर जो हुआ है वो ज्यादा अच्छा रहा। सो अगर आप देखते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, अगर किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी है और कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर बाहर से जाकर और कैपेसिटी बिल्ड कर लेता तो इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं रहता। सो होना क्या चाहिए कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को आप थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए आपस में कंसोलिडेट करें। सो वही हुआ है। जमीन काफी थी डेवलपर्स के पास, कुछ लोग उसको यूज कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे में अथॉरिटी से जाकर और नया सप्लाई एग्जिस्टिंग स्टॉक में लाने से सबकी परेशानी बढ़ती। तो मेरे ख्याल से बहुत ही समझदारी डेवलपर्स ने दिखाया है, जिसके वजह से ओवर सप्लाई ऑफ लैंड नहीं रहेगा। बिकॉज जैसा कि आशीष जी ने कहा कि वो जमाना चला गया जहां पे सारी रियल एस्टेट कंपनियां लैंड बैंक पे वैल्यूएशन मिलती थी, अब वो बिल्कुल नहीं रहा। आपके एग्जीक्यूशन पे वैल्यू मिलती है, आपके कैश फ्लो पे मिलती है, और आप कितनी जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करके कितनी जल्दी उससे निकल पाते उस पर डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से ये भी एक कारण है, और हम सबको पता है कि अथॉरिटी से लैंड लेना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और चूंकि अभी कोविड के तुरंत बाद एक पॉजिटिविटी मार्केट में बनी हुई है, तो सभी ने इनकैश करने की कोशिश करी कि भाई इस चलते हुए बाजार में जितना जल्दी हम अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके, और अथॉरिटी के थ्रू जाना थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, और मेरे ख्याल से वो अभी वाजिब रहता भी नहीं। हम झूठ-मूठ का और भी लैंड अपने इंडस्ट्री के अंदर लेकर आते हैं। सो जो अभी है उसका सही और सटीक समाधान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लैंड बैंक हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री हो। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही समझदार और एक मैच्योर स्टेप, या तो लोगों ने जानबूझ कर लिया या फिर एक ऑटोमेटिकली हो गया, पर जो भी हुआ अच्छा स्टेप रहा ये।
बिल्कुल इसी सवाल को एक बार थोड़ा सा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा आशीष कुकरेजा जी। इस पूरी लैंड बैंक की डील्स में सिर्फ एक प्लॉट HSIIDC ने बेचा है, बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने आपस में खरीदे बेचे हैं। तो क्या ये इंडस्ट्री के डिस्ट्रेस को नहीं दिखा रहा है? देखिए, डिस्ट्रेस का एक टाइम था और उसको जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भुनाया। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रेस का समय नहीं आया था कोविड हिट होने के बाद। और यहाँ पे भी फोमो होता है, कुछ प्लेयर्स ने जल्दी लैंड लेना शुरू किया, फिर पीछे पीछे बाकी प्लेयर्स भी अपने शेल से बाहर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन प्लेयर्स ने भी अपनी लैंड्स को मोनेटाइज नहीं किया है। जैसे कि अगर आप देखें तो लोधा ने कुछ डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ मोनेटाइजेशन करी है। शायद प्रशांत जी इस पे थोड़ा लाइट थ्रो कर पाए। पलावा का उनका एक लैंड रहा है। तो अपने अपने तरीके से जिस जिसकी जो स्ट्रेंथ थी उसने उस पर काम किया। और आई वुड से कि डिस्ट्रेस एक तरह से ये मैरिज बहुत अच्छी रही पिछले कुछ समय में, क्योंकि जो बड़े लैंड ओनर्स थे उनको समझ में आ गया कि अब वो उनको ब्रांडेड प्लेयर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। देखिए, आज दीपक जी आप घर लेने जाएंगे, पहले आपको अगर ब्रांडेड प्लेयर के लिए 30-35% प्रीमियम देना पड़ रहा था, अब नहीं देना पड़ता। 10-15% में आपको एक अच्छा ब्रांडेड प्लेयर मिलता है, तो आप उसी से ही घर लेंगे। तो उसका वजह से बड़े जो लैंड ओनर्स हैं उनको समझ में आ गया कि अब हमें इक्का दुक्का दो ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो लैंड ओनर्स भी हैं और अच्छे डेवलपर भी बने, क्योंकि उनके ब्रांड में इतनी स्ट्रेंथ है। रेमंड है, बिरला है, वो ब्रांडेड, उनका ब्रांड लेगेसी है। तो अदरवाइज तो बड़े लैंड ओनर्स को ये बात समझ में आ गई है कि वो नहीं होता। तो अब डिस्ट्रेस जैसा नहीं है, एक बड़ा फाइन सा जोन है। टू जस्ट सम इट अप विद यू, एक बड़ा फाइन सा जोन है जहाँ पे डिमांड सप्लाई अच्छे से मैच कर रही है और शादियां हो रही हैं। लेकिन कोविड के पीरियड में जरूर थे 3-6 महीने ऐसे जहाँ बड़े प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से उसको बुनाया। आशीष नारायण जी, अभी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री के मामले में एनसीआर लीड कर रहा है, डिस्प्यूट और लिटिगेशन के मामले में भी एनसीआर सबसे आगे है। ऐसे में नई सप्लाई को मार्केट कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा? क्योंकि जिस तेजी से हमने देखा है ये लैंड बैंक डील्स हुई हैं, ये लैंड बैंक तैयार किए गए हैं, जाहिर है आने वाले समय में एक बड़ी सप्लाई देखने को मिलेगी। तो नई सप्लाई मार्केट में कितना एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है आपको? एनसीआर को आपको रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आपको नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली की बात करनी पड़ेगी। अगर हम गुड़गांव मार्केट की बात करें तो गुड़गांव मार्केट में कुछ माइक्रो मार्केट्स हैं, गोल्फ एक्सटेंशन रोड फॉर एग्जांपल, जहां पे बहुत अच्छी माने डिमांड है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है। और आज के दिन भी वो मार्केट्स बहुत सस्टेन कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई इक्वेशन वहां पे अभी भी इन फेवर ऑफ डेवलपर्स है। वहां पे आज के दिन भी अच्छे प्रोडक्ट्स अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं नोएडा मार्केट की अगर बात कर रहा हूं तो नोएडा मार्केट में ओवर सप्लाई है और वो उसका बेसिकली एक हैंगओवर है फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे पे जो इन्वेंट्री क्रिएट हुई, ग्रेटर नोएडा में जो इन्वेंट्री क्रिएट हुई, वहां का अगर मैं आपको हिस्टोरिकली आई एम श्योर वी विल ऑल अप्रिशिएट दैट रेरा आने के बाद जो क्लीनिंग हुई है वो वहां पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका आया है। पहले वहां शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चलती थी जो इंडिया में कहीं भी नहीं चलती थी, सिर्फ एनसीआर में चलती थी और नोएडा में बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी वो बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेंट्रीज। जो एक के बाद एक प्रोजेक्ट डेवलपर्स लॉन्च करते चले गए और जो बायर्स थे जिनको 10% देना था और फिर वो उसको रोटेट कर देते थे, प्रॉपर्टी को बेच के निकल जाते थे। किसी के पास अगर 5 लाख रुपए डालने की कैपेसिटी है, आगे नहीं बुक करने की कैपेसिटी है, वो भी 50 लाख की प्रॉपर्टी बुक करता था और उस पे 50 लाख का 60 लाख हो जाता था, तो वो 6 लाख लेके 2 महीने 3 महीने में निकल जाता था। तो ये जो आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हुआ था वहां पे और रेरा आने के बाद जो उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा है, तो वो एक इन्वेंट्री ओवरहैंग है जो टाइम ले रहा है जाने में। और नोएडा मार्केट अभी भी स्लगिश है, जहां तक मेरा अपना फीलर आया है। नोएडा में अभी भी इन्वेंट्री ओवरहैंग रहेगा और उसको थोड़ा टाइम अभी और आप समझिए जाएगा। डिस्ट्रेस असेट्स हैं वहां पे, प्रोजेक्ट वायबिलिटीज वहां पे नहीं रही है कई प्रोजेक्ट्स की, तो उस मार्केट के अंदर करेक्शंस आने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। इट्स अ हार्ड फेस विच दैट मार्केट इज करेंटली गोइंग थ्रू, बट आई थिंक एनसीआर ओवरऑल। और दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में यू हैव लॉट ऑफ बाइंग परचेजिंग पावर एंड यू हैव बेसिकली जो क्वालिटी असेट्स हैं वो, अगर मैं बात करूं कनॉट प्लेस की, कुछ एक रिसेंट लैंड डील हुई है उसमें गोदरेज वगैरह की, प्लस अगर इधर ओखला रीजन की बात करूं तो वहां डिमांड है अच्छे प्रोडक्ट्स की। पीपल आर लुकिंग एट प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स which these developers are gearing to bring into the market and there is good demand for that product in that
मार्केट पर से। तो एनसीआर को मैं दीपक जी इस तरीके से देखता हूं। बिल्कुल, यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये लैंड बैंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है डेवलपर्स के बुक्स में, क्या ये लैंड बैंक आने वाले समय में किसी तरह की मुसीबत तो नहीं बनने वाला है। हालांकि रेरा के आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है, लेकिन फिर भी इस पर एक गहरी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोविड टाइम में टॉप डेवलपर्स ने टॉप 7 शहरों में लैंड बैंक अपने बढ़ाए हैं, ये लैंड बैंक क्या संकेत दे रहा है? क्या मार्केट में एक बड़ी सप्लाई आने वाली है? अगर आने वाली है तो किस सेगमेंट में होगी? और होम बायर्स के लिए इससे क्या कुछ संकेत निकल कर आ रहे हैं? इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हम शो में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रशांत जी आपके पास आएंगे। आने वाले समय में हम रीजन वाइज देखने की अगर कोशिश करें तो आपका डेटा क्या कहता है नियर फ्यूचर में? क्योंकि बीते कुछ साल में हमने देखा है कि सेल भले ठीक हुई है लेकिन नए लॉन्च घटे हैं, तो सीधा सवाल कि किन रीजन में, किस सेगमेंट में सप्लाईज देखने को मिलेगी? देखिए, हम जब न्यू लॉन्चेस की बात करते हैं तो हमें 2 चीज ध्यान रखनी होगी। पहली बात, हम अगर 2020 के लो लेवल से कंपेयर करें तो हम उससे बेहतर हैं 2021-22 में। पर हमने जो फोरकास्ट जो करी है डेटा, आपने देखा होगा 2023 तक भी हम 2014 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो लॉन्चेस जो मार्केट में आ रहे हैं वो अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, पर बहुत ही कॉशियस है, बहुत ही गार्डेड अप्रोच में लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात भी है। अब रही बात आपके सवाल की, किस कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से शहरों में हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस। तो अगर आप देखिए तो एमएमआर रीजन शुरू से काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, फॉलोड बाय बैंगलोर। बैंगलोर भी सरप्राइजिंगली बहुत ही रेजिलिएंट रहा है, क्योंकि आईटी से अगर आप देखें कोविड के समय, मेरे ख्याल से कोविड और ये स्टार्टअप और आईटी सेक्टर आप देखें कोविड के समय काफी स्ट्रॉन्ग इमर्ज होकर उभरा है, जिसकी वजह से बैंगलोर मार्केट मेरे ख्याल से काफी रेजिलिएंट है और आने वाले टाइम पे रहेगा। एमएमआर इस फैक्ट से काफी डिमांड में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे अच्छे खासे ग्रेडेड डेवलपर हैं। एमएमआर में आपके रेरा ने काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और आपने अगर देखे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से आपके पेरिफेरीज काफी खुल गए, और वहां पे आप देखें बजट सेगमेंट में, अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी लॉन्चेस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो 3 शहर अगर मैं बोलूं अपार्ट फ्रॉम 7 सिटीज, तो पहला एमएमआर रीजन रहेगा, फिर आपका बैंगलोर, एनसीआर और पुणे। कोलकाता और चेन्नई मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा स्लगिश रहेगा, पर ये 3 शहर मेरे ख्याल से अभी भी ग्रोथ इंजन हम बोल सकते हैं आने वाले समय में, लॉन्चेस और सेल्स दोनों के हिसाब से रहने वाले। और आशीष नारायण जी, शाहपुर जी पालोन जी की बात हो या M3M की बात हो या आशियाना की, ये सभी प्लेयर्स हैं जो मार्केट में लिमिटेड सप्लाई के साथ आते हैं। ऐसे में भारी लैंड परचेज करना, क्या ये फ्यूचर लैंड बैंकिंग का गेम तो नहीं बन रहा है? ये जो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सारे डेवलपर्स का फोकस है क्विक टर्न अराउंड। तो लैंड बैंकिंग को लेकर ऑफ कोर्स ये 2 स्ट्रेटेजीज हैं। एक तो बहुत ही आउटस्कर्ट्स पे अगर आप एक लैंड खरीद के रखते हैं तो वो एक लैंड बैंकिंग की तरह आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप रीसेंट परचेजेस एनसीआर मार्केट में देखेंगे, अगर अशोक नगर की डील आप देखेंगे, गोदरेज की, या कनॉट प्लेस की डील आप देखेंगे, ये डेवलप्ड और मैच्योर्ड मार्केट्स हैं। इसमें आप लैंड होल्ड करके जितने दिन रखेंगे आपका कॉस्ट उसके अंदर उतना बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ आज के दिन डेवलपर का क्विक टर्न अराउंड को लेकर उनका फोकस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो डुअल अप्रोच है, ये आज के दिन ज्यादा करके मेरे को लगता है फोकस आज के दिन लोगों का क्विक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में है रादर देन लैंड होल्डिंग। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। और अनलेस अदरवाइज अगर आप एक बड़ा लैंड बैंक आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बाहर की साइड में अगर मैं बात करूं, नवी मुंबई में पूना एक्सप्रेस हाईवे पे बड़े लैंड बैंक्स जैसे वाधवा ग्रुप ने लिया, अदानी ग्रुप ने लिया, वो हम एक ग्रेडेड अप्रोच की तरह देख सकते हैं कि वो लॉन्चेस धीरे धीरे उसके अंदर टावर्स बाय टावर्स, फेज बाय फेज उसको डेवलप करें। तो इट एक्ट्स एज बोथ अ करंट रनिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो, प्लस इट एड्स टू द फ्यूचर लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो। तो उस सेंस में डुअल यूज लार्ज लैंड पार्सल्स
टुवर्ड्स द आउटस्कर्ट्स इस तरह का काम करते हैं। सनटेक ने भी अभी जो डील किया है 50 एकड़ का अपना इधर पालघर साइड में, तो वो भी आप उसी स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। लेकिन स्टैंड अलोन लैंड बैंकिंग के परचेज करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि डेवलपर आज के दिन उस चीज में नहीं जा रहे हैं। ज्यादा करके इट इज आइदर अ डुअल अप्रोच और अ प्योर प्ले क्विक टर्न अराउंड अप्रोच, ये मेरा पर्सनल मानना है। और आशीष कुकरेजा जी, पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब बड़े प्लेयर्स मास स्केल पर ऑपरेट करने के लिए उतरते हैं तो उनके डिफॉल्ट्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि सभी बड़े लैंड बैंक की ओर बढ़ रहे हैं, सभी बड़े डेवलपर्स लैंड बैंक की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इसे एक रेड सिग्नल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत सालों की एक साइकिल थी जो आज आप देख रहे हैं। ये एक कुछ साल, सिर्फ 1-2 साल में हुई चीज नहीं है जी। अभी जैसे आशीष अग्रवाल जी बता रहे थे कि एनसीआर में क्या टाइम था, एक वो फेज था। फिर हमने कितने साल की एक वर्ड जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो कंसोलिडेशन। इस पूरी कंसोलिडेशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बड़े प्लेयर हैं, अब ये जो पकड़ में आई है इनके, ये पूरी अब गेम वो उसको जल्दी खराब करेंगे और दे वुड कोई रीजन नहीं बनता। So obviously they will not stretch their balance sheets. They will be very smartly acquiring land parcels, जहाँ पे जैसे अभी बात कर रहे थे कि velocity अच्छी है, अपने strength areas पे काम करेंगे। आपको दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोधा है तो बॉम्बे में ही फोकस अभी कर रहे हैं, या फिर गोदरेज है तो उन्हीं रीजन्स में कर रहे हैं जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। अब जरूर एक अगला जो ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अगली चीज मार्केट्स देखती हैं वो ये देखती हैं कि अपने कंफर्ट रीजन से बाहर जाके क्या एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। अगर वो भी कर पाते हैं तो फिर वो एक लेग अप मिलता है उस कंपनी को, उस लिस्टेड स्टॉक को भी। जैसे प्रेस्टीज अब बॉम्बे में है, या फिर बात है कि लोधा बैंगलोर में जाएंगे, तो वो एक नेक्स्ट जोन है। तो सम इट ऑल अप दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आपको सिचुएशन एटलीस्ट बड़े दिग्गज प्लेयरों में देखने को मिलेगा। और पहले बहुत सारा ये ब्लैक बॉक्स जैसा सिचुएशन था, तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नहीं थे पिछले कुछ सालों में। और अब आप देखिए कि वोट लगी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की रियल एस्टेट सेक्टर में आने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी इंप्रूव हुआ है। तो मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। बिल्कुल, यानी इस चर्चा के अगर सार को निकालने की कोशिश करें तो कॉर्पोरेट डेवलपर्स का मार्केट स्टेक बढ़ रहा है, लिस्टेड प्लेयर्स ज्यादातर जेवी प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जाहिर है एक बड़ा स्टॉक देखने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा, लॉन्च बढ़ेंगे जरूर, लेकिन 2023 तक भी 2014 के आंकड़ों को बीट कर पाना मुश्किल दिख रहा है। नए लैंड बैंक में 70% हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए होगा, तो जाहिर है कि अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में ज्यादा सप्लाई देखने को मिल सकती है। जाहिर है पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब डेवलपर्स मास स्केल पर ऑपरेट करते हैं तो डिफॉल्ट्स का खतरा जरूर बढ़ जाता है, लेकिन आज रेरा के आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जरूर बना हुआ है मार्केट में, ये एक बड़ी बात है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। बाकी आप दर्शकों से अनुरोध है कि आपका इस शो से जुड़ा कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो, तो आप हमें जरूर लिखिए। आप हमें सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं और अपनी सुझाव और राय भी भेज सकते हैं। तो आज के शो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।